हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको स्वागत है आपका और मेरा इस YouTube चैनल पर। आज जुड़ गए हैं आप लोगों के संग एक नया वीडियो को लेके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स के बारे में। तो बच्चों, अभी तक हम लोग फोर्स जानने के लिए सबसे पहले इसका सोर्स क्या है, कैसे फोर्स के बारे में हम लोग को पता चलता है, सब कोई जानता है। एनएलएम से, न्यूटन्स लॉ से फोर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो न्यूटन फोर्स के बारे में सारे डिटेल्स दिए थे। उसका सेकेंड लॉ में से हम लोग को ये देखना मिलता है कि फोर्स का वैल्यू कितना है। फर्स्ट लॉ में मिलता है डेफिनेशन क्या है, और थर्ड लॉ में क्या है, थर्ड लॉ में उसका नेचर कैसा है। तो बच्चों, अभी तक हम लोग जो जाने थे कि फोर्स क्या है, फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। अभी तक हम लोग यही जाने हैं कि फोर्स क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हर वेक्टर क्वांटिटी का क्या रहता है, एक मैग्नीट्यूड रहता है, और उसका क्या रहता है बच्चों? यस, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है। यही हम लोग अभी तक जाने हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है। तो मतलब फोर्स को अगर डिस्क्राइब करना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और फोर्स कैसे लग रहा है, मतलब उसका मोशन के बारे में अगर जानना है, तो हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा बच्चों? फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसी से पता चल जाएगा कि फोर्स ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है उसका मोशन कैसा होगा, किस साइड पर होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, और नहीं तो मोशन का नेचर कैसा होगा। अभी तक हम लोग यही जाने थे, लेकिन आज इस टॉपिक पर हम लोग और एक चीज को ऐड करेंगे, जो क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब फोर्स किस पॉइंट पर हम लोग दे रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा। जैसे कि मान लो कि ये एक बोतल है, इसको अगर यहां पर हम लोग पुश करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये बोतल लीनियरली मूव करने लगेगा, है ना। ये बोतल को अगर ऐसे पुश करेंगे तो क्या होगा? लीनियरली मूव करने लगेगा। लेकिन जितना अमाउंट का फोर्स हम लोग नीचे अप्लाई किए थे, वही सेम अमाउंट का फोर्स अगर हम लोग ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? बोतल ऐसे करके गिर जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो समझो ठीक से। अगर हम लोग यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हो गया लीनियर मोशन, लेकिन उसी अमाउंट का फोर्स अगर यहां पर अप्लाई कर देंगे तो क्या करेगा बच्चों? बॉटल रोटेशन करेगा, है ना। तो फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चों ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, लीनियर होगा कि रोटेशनल होगा। हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ में जो सीखे थे टॉपिक, सेकेंड लॉ से क्या आया था? सेकेंड लॉ से हम लोग सीखे थे F इक्वल्स टू ma। इसका मतलब क्या है? फोर्स, F फॉर फोर्स, M फॉर मास और A फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब क्या है? फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू एक्सीलरेशन टाइम्स ऑफ मास, है ना। फोर्स इंटू एक्सीलरेशन, इसी को कहा जाता है फोर्स। ये हो गया फोर्स का वैल्यू। सेकेंड लॉ से इतना ही हम लोग को पता चला था। लेकिन ये जो F इक्वल्स टू ma है, न्यूटन जो F इक्वल्स टू ma फोर्स के बारे में डिस्कशन किए थे, ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स तभी एप्लीकेबल होगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अप्लाई करेंगे। और सेंटर ऑफ मास पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका मोशन कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है बच्चों? हमेशा लीनियर मोशन होता है। उसी में F इक्वल्स टू ma फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये वाला फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में F इक्वल्स टू ma एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन में फोर्स F इक्वल्स टू ma कब एप्लीकेबल होगा? जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे कहां पर? सेंटर ऑफ मास पर। आया समझ में? यही छोटा छोटा बात सब कोई नहीं जानता है। हाँ, न्यूटन लॉ तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें से जो छोटा छोटा टॉपिक हम लोग को बेसिक थिंग्स जानना चाहिए,
कुछ फीचर्स जानना चाहिए, तो वो हो गया ये कि मास, ये जो F इक्वल्स टू एम ए है, F इक्वल्स टू एम ए कब एप्लीकेबल होगा, जब ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स का नेचर क्या होता है, फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर और पॉइंट ऑफ एक्शन के ऊपर, यानी कि कहां पर हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा है। तो बच्चों देखो, यहां से हम लोगों को इतना तो पता चल गया है। अब मोशन किस किस टाइप का हो सकता है, देखो पहले हम लोग सीख लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन सीखते हैं पहले। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहा जाता है? देखो, इस ट्रांसलेशनल मोशन को ही हम लोग दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया क्या, एक हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और एक हो गया कार्विलिनियर मोशन, एक हो गया कार्विलिनियर मोशन। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन हो गया यहां पर। इसी ऑब्जेक्ट को, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग 2 पॉइंट ले रहे हैं। ये 2 पॉइंट को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे रहे हैं। अभी जब ये वाला पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां शिफ्ट हो गया तब ए पॉइंट का नया पोजीशन हो गया ए डैश और बी पॉइंट का नया पोजीशन क्या हो गया, बी डैश। अब देखो बच्चों, ये दोनों पॉइंट को भी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहे हैं। तो देखो, ये वाला स्ट्रेट लाइन और ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के संग पैरेलल है। अगर ऐसा होता है कि इनिशियल पोजीशन में जो स्ट्रेट लाइन और फाइनल पोजीशन का स्ट्रेट लाइन दोनों अगर पैरेलल में रहा तो ऑब्जेक्ट का मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। और ये चारों पॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो एक बन जाएगा रेक्टेंगल, इसीलिए ये वाला मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन। आ गया समझ में? बहुत सिंपल सा चीज है। अच्छा, अब देखो बच्चों, कार्विलिनियर मोशन किसको कहेंगे? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन में हम लोग दोनों पॉइंट ले रहे हैं ए और बी। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है ऐसे करके, ऐसे करके मूव कर रहा है। इसका नया पोजीशन हो गया यहां पर, यहां पर। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी 2 पॉइंट ले रहे हैं, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। माने ए का नया पोजीशन है ए डैश, बी का नया पोजीशन है बी डैश। मतलब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, पहले इनिशियली ऑब्जेक्ट ऐसे करके था, फिर ऐसे करके ऐसे यहां पर नया पोजीशन पर आया। तो यहां पर ए का नया पोजीशन हो गया ए डैश, बी का नया पोजीशन हो गया बी डैश। ठीक है, तो अभी देखो ये जो पाथ है ये क्या है, कर्व जैसा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कार्विलिनियर। ये भी ट्रांसलेशनल मोशन होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और ए डैश बी डैश क्या है, ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के संग पैरेलल है। ट्रांसलेशनल मोशन होने के लिए वन एंड ओनली कंडीशन क्या होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन में जो लाइन होगा, फाइनल पोजीशन की जो लाइन होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल रहना है। देखो यहां पर भी ए बी और ए डैश बी डैश क्या है बच्चों, पैरेलल है, इसीलिए इस मोशन को भी ट्रांसलेशनल कहेंगे, लेकिन रेक्टिलिनियर नहीं कहेंगे, कहेंगे कर्विलिनियर, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव कर रहा है। आया समझ में? अब देखो और एक चीज यहां से हम लोग समझेंगे, ऑब्जेक्ट का मोशन अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि ये अगर एक ऑब्जेक्ट रहा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, अगर यहां पर एफ अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ में मूव करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऐसे मूव करने लगेगा, रोटेशन करेगा। यहां पर आएगा लीनियर मोशन
और यहाँ पर आ जाएगा रोटेशनल मोशन। अच्छा बच्चों, ये क्या हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लीनियर और रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ काम कर रहा है? ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। फिजिक्स में बहुत सारा चीज पॉसिबल होता है। देखो कैसे पॉसिबल है। मान लेते हैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन से एक स्फेरिकल बॉल मतलब गोला नीचे उतर रहा है, नीचे आ रहा है ऐसे करके। तो मान लेते हैं कि इसका अभी नया पोजीशन है यहां पर, ये है ए, ये है बी, और तीसरा एक पोजीशन ले रहे हैं यहां पर, ये हो गया सी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये वाला ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? यहां पर। ये वाला ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? यहां पर। ये वाला ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? यहां पर। देखो बच्चों, अगर ये तीनों सेंटर ऑफ मास को अगर जोड़ लेंगे तो क्या आ रहा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस से एक बॉल मतलब एक स्फीयर अगर नीचे गिरता है तो उसका जो मोशन, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है वो क्या होता है? लीनियर मोशन होता है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन से जा रहा है। हर एक पोजीशन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है। इसीलिए सेंटर ऑफ मास कैसा होगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन इनिशियली हम लोग यहां पर एक पॉइंट लिए, इसको नाम दे दिया है मान लो कि स्मॉल ए। ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां पर आएगा, ये जो गोला है, देखो मान लेते हैं कि ये एक ऐसा गोला है, ये जब नीचे आएगा तो घूमते हुए आएगा ऐसे करके, घूमते हुए आएगा, नीचे गिरेगा। लेकिन इसका जो सेंटर है, सेंटर एक ही पोजीशन में है। देखो यहां पर ऐसे करके घूमते हुए आ रहा है लेकिन सेंटर तो यहीं पर है, यहां पर भी ऐसे करके घूमते हुए आ रहा है लेकिन सेंटर तो यहीं पर है। इसीलिए सेंटर का पोजीशन देखो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास का मोशन है लीनियर मोशन। लेकिन अगर यहां पर एक पॉइंट ले लिए, मान लो कि ये एक पॉइंट है स्मॉल ए, यहां पर स्मॉल ए है, ये जब घूमेगा, घूमकर यहां पर जब आएगा तो ये वाला पॉइंट देखो बच्चों कहां आ गया? यहां पर। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए का नया पोजीशन हो गया यहां पर। फिर यहां से फिर घूम के आएगा इधर, या ऐसे करके घूम के आएगा, ऐसे करके घूम के आएगा, फिर ए का पोजीशन यहां पर कहां हो जाएगा? यहां पर। तो देखो बच्चों, यहां पर स्मॉल ए का पोजीशन था, यहां इस पोजीशन पर था, यहां इस पोजीशन पर हो गया यहां पर। तो ए का पोजीशन एक ही पॉइंट में फिक्स्ड है क्या? नहीं है। ए क्या कर रहा है? ए जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है? स्फीयर के साथ साथ रोटेशन कर रहा है। इसीलिए हर एक पॉइंट पर पॉइंट ए का पोजीशन जो है शिफ्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि पॉइंट ए जो है वो क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो ये वाला जो मोशन है, ये वाला मोशन में सेंटर ऑफ मास छोड़कर कोई भी एक पॉइंट ले लो स्फीयर के ऊपर, हर एक पॉइंट का मोशन क्या होगा बच्चों? रोटेशनल मोशन होगा। इमेजिन करो इसको, ठीक है? ए पॉइंट तुम कहीं पर भी ले सकते हो, हम यहां पर लिए, तुम यहां पर भी ले सकते हो, यहां पर भी ले सकते हो। हर कोई भी पॉइंट पर लो, वो पॉइंट क्या करेगा बच्चों? स्फीयर के साथ साथ मूव करेगा। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास छोड़ के हर एक पॉइंट का मोशन क्या होगा? रोटेशनल। लेकिन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा बच्चों? मोशन जो होगा क्या होगा? मोशन होगा लीनियर मोशन। आया समझ में? तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ।